वाद और तस्करी को लेकर है, आतंकवाद है, उग्रवाद है, संप्रदायवाद है। तीसरा विवाद शरणार्थियों की समस्या को लेकर है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कॉमन तरीके से बता दे रहा हूं कि सीमाओं के बीच विवाद क्यों होते हैं, ठीक है। चौथा विवाद सीमा पार फॉरेन इंड्यूस करेंसी नोट, नकली नोटों के प्रसार को लेकर है। पांचवा विवाद राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देने को लेकर है। भारत में घटनाएं की नॉर्थ ईस्ट में जाकर, ठीक है, बर्मा में जाकर छुप गए, बांग्लादेश में जाकर छुप गए, पाक पीओके में जाकर छुप गए, तो भारत के आतंकियों को, विद्रोहियों को सुरक्षा, तो अंदर भेजना भी एक है, बाहर ले जाना भी एक है, ठीक है। फिर इसके अलावा हर केस स्टडी में हर देश का विवाद अलग होगा, लेकिन मैं कुछ कॉमन विवाद बता रहा हूं। इस भारत के हर पड़ोसी देश के साथ ये विवाद हो सकते हैं। इसके बाद ये विवाद भी हो सकता है कि आप रिवर वाटर, नदी जल के उपयोग को लेकर विवाद हो सकते हैं। इंटर स्टेट रिवर्स यानी अंतरदेशीय जो नदियां हैं उनको लेकर विवाद हो सकते हैं। तो आपसे पूछें कि दो देशों की स्थलीय सीमाओं में कौन कौन से विवाद होते हैं, तो ये कॉमन विवाद होते हैं। केस स्टडी अलग से देखेंगे। अब ये विवाद क्यों होते हैं, तो आप बोलेंगे विवाद होने के दो कारण हैं। पहला कारण है सीमाओं की प्रकृति और दूसरा कारण है देशों से संबंध। ये दोनों कारण जिम्मेदार होते हैं। देशों से संबंध तो हमने राज्य कारक गैर राज्य कारक में देखा ही था कि हर देश के साथ संबंध कटुतापूर्ण क्यों है, तो ये संबंध फिर किस आधार पर तय होंगे, केस स्टडी के, किस देश के साथ संबंध ऐसे हैं। लेकिन सीमाओं की प्रकृति ऐसी होती है कि कई बार ये घटनाएं होने लगती हैं। तो सीमाओं में ऐसा क्या होता है कि ये विवाद होने लगते हैं, तो समझिए, सीमाएं चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, यदि उनकी प्रकृति अपरिभाषित है, मैं शब्द बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, अति व्यापित है, अतिक्रमित है। जब आप यूपीएससी वगैरह में आंसर लिखते हैं तो आपको गागर में सागर समाना होता है, छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बात कहने होती है, वरना आप अपरिभाषित समझाते हुए ही पता चला आपके 30 शब्द चले गए, 150-200 तो लिखने ही थे। तो अपरिभाषित है, अतिव्यापित है, अतिक्रमित है, आविष्ट है, ठीक है, छिद्रित है, पारगम्य है, पारदर्शी है, सजातीय है, ठीक है। और इन सब कारणों से अंततः विवादित है। और विवादित हुई तो फिर मामला कहां चला गया, संबंध। तो दो देशों के बीच स्थलीय सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा, सीमाओं की प्रकृति या चरित्र ही उनकी असुरक्षा को जन्म देता है। भारत के संदर्भ में बताएं तो अलग अलग देश के संदर्भ में भारत में ये अपरिभाषित का मतलब है सीमाएं अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। कई जगहों पर बांग्लादेश के साथ हो, चाइना के साथ हो, सीमाएं तय नहीं है। अतिव्यापित का मतलब है दोनों क्षेत्र दावे करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक, या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, या फिर लद्दाख का क्षेत्र है। अतिक्रमित का मतलब है कब्जा कर लिया है, जैसे चीन ने अक्साई चीन पर कर लिया है, अरुणाचल पर कर लिया है। आविष्ट मैंने बांग्लादेश के संदर्भ में बतलाया था, एक दूसरे में घुसी हुई, और एक दूसरे में घुसी हुई मतलब आपका क्षेत्र तीन तरफ से दूसरे के क्षेत्र से घिर जाएगा, तो ये आविष्ट कहलाता है। छिद्रित का मतलब होता है जहां पोरस, जहां जाने के रास्ते बहुत ज्यादा हों, तो जहां पर इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं वहां से छिद्रित होती हैं, है ना। तो आपके यहाँ पर पीओके में कई ऐसे हिस्से हैं जहां से झेलम नदी प्रवेश करती है, चिनाब नदी प्रवेश करती है। बांग्लादेश में कई जगह ऐसे हिस्से हैं जहां से गंगा ब्रह्मपुत्रा की धारा या प्रवेश करती है, उन जगहों पर ये छिद्रित या पोरस हो जाती हैं, वहां से आना जाना आसान हो जाता है। तो पहाड़ी दर्रे हों, नदियों के क्षेत्र हों, वहां से। पारगम्य का मतलब होता है जहां से दूर तक आजू बाजू में देखा जा सके। तो कई बार सोचते हैं ये अच्छा होता है, अच्छा तो होता है क्योंकि आप निगरानी आसानी से करेंगे, लेकिन पारगम्य का मतलब ये भी होता है कि फिर आसानी से आपको खतरों का भी आभास हो जाता है, तो आप स्वाभाविक तरीके से इधर से उधर जा पाते हैं। और सजातीय का मतलब है जहां दोनों तरफ एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी पहचान वाले, एक जैसी संस्कृति वाले लोग रहते हैं, तो आसानी से इधर से उधर जाने वालों को, यानी अवैध प्रवासियों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। उसी को हम कौन सी सीमा कहते हैं, सजातीय। एक और शब्द यदि आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं खुली सीमाएं, ओपन बाउंड्रीज। खुली सीमाओं का मतलब ऐसी सीमाओं से होता है जहां पर वीजा, पासपोर्ट के नियम लागू नहीं होते, जहां पर सामान्य आप आई कार्ड दिखाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो वो ओपन बाउंड्रीज को अपनाते हैं, और ऐसी स्थिति भारत नेपाल, भारत भूटान के साथ दिखाई देती है। उन्हें खुली सीमाएं या ओपन बाउंड्रीज कहते हैं। फिर उनसे जुड़े अपने खतरे होते हैं क्योंकि वहां से सुरक्षा चुनौतियों को अंदर लाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो खुली सीमाएं भी सीमाओं का एक रूप है। और यदि ये सारी चीजें होंगी तो सीमाएं विवादित भी होती हैं। विवादित का सीधा मतलब है ऐतिहासिक रूप से उसे परिभाषित नहीं किया गया है और दोनों देश एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, दावा जता रहे हैं इस रूप में होने के कारण। तो सीमाओं की ये प्रकृति सीमाओं से जुड़े विवादों को
जन्म देती हैं, और इसीलिए हमें स्थलीय सीमाओं के प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। अब प्रबंधन के अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए? भाई विवाद हो गया, सीमाएं बता दी, प्रकृति बता दी आपने, तो सीमा प्रबंधन की रणनीति क्या होना चाहिए? तो सीमा प्रबंधन की रणनीति में 3 आयामों पर इन जनरल चर्चा की जानी चाहिए। पहला, सुरक्षात्मक रणनीति, जिसके अंतर्गत, ठीक है, आप मानवीय और तकनीकी माध्यमों से सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी, विकासात्मक रणनीति, जिसके अंतर्गत आप सिविक एक्शन प्लान के द्वारा, यानी उस क्षेत्र का विकास करके वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना सीमाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। और लेवल 3 पर आप कूटनीतिक प्रयास करेंगे, जहां दूसरे देशों से आप संबंध बेहतर बनाकर इंटेलिजेंस के आदान प्रदान के द्वारा या दूसरे देशों के साथ ठीक सीमा समझौते से जुड़ी बैठकें करके, रेगुलर ब्रीफिंग्स करके आप सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कूटनीतिक में आते हैं, रेंजर्स की रेगुलर बैठक इसमें कूटनीतिक में आता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं को परिभाषित विवादों का समाधान जो करते हैं वो भी किसमें आता है? कूटनीतिक में आता है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको कि लैंड बाउंड्रीज जो होती हैं उनके समाधान की कोशिश कैसे की जा सकती है। तो इन जनरल भारत भी इन तीनों उपायों को एक एक तरीके करके क्या कर रहा है? अपना रहा है, और इन्हीं उपायों के थ्रू अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है उस पर हम अलग अलग संदर्भों में बात कर सकते हैं, ठीक, कि हमारे सुरक्षात्मक तरीके कौन से हैं, हमारे विकासात्मक तरीके कौन सकते हैं, और हमारे कूटनीतिक तरीके कौन से हैं जिनके माध्यम से हम सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा प्रबंधन को केस स्टडी के अंतर्गत राज्यवार समझें उसके पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में सीमा प्रबंधन का या सीमा सुरक्षा से जुड़े उपायों को अपनाने का थोड़ा सा इतिहास क्या रहा है। तो आपको इससे एक ओवरव्यू मिलेगा कि भारत में स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे कब कब कार्य किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा समय समय पर अलग अलग समय तरीके से उठाया जाता रहा है। सबसे पहले ये मुद्दा 1962 के वॉर में, ठीक, पराजय के बाद उठाया गया कि हम अपनी स्थलीय सीमाओं को लेकर चिंतित नहीं हैं, संज्ञान में नहीं लेते हैं। इस दौरान अक्साई चिन्ह पर दिए गए नेहरू जी के कथन पर भी विवाद हुआ, जब उन्होंने कहा था कि वहां तो घास भी नहीं उगती। तो एक विपक्षी नेता ने कहा था आपके सिर पर भी तो बाल नहीं उगते, तो क्या उसको चाइना को दे दिया जाए? आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा वहां घास भी नहीं उगती, उसको ले भी लिया तो क्या हुआ? तो इस तरीके से ये दिखाता है, यदि प्रधानमंत्री ने वास्तव में ऐसा कहा था, क्योंकि ये चर्चित पत्रिकाओं में मिलता है, उस समय के पार्लियामेंट्री सेशन की रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, लेकिन वास्तव में यदि ऐसा कहा गया था तो ये दिखाता है कि हमारा रवैया गैर गंभीर था। ठीक है, उसके बाद यही गैर गंभीर रवैया हमको 65 के दौर में भी दिखता है, 71 के दौर में भी दिखता है। 65 के दौर में पाकिस्तान द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण दिखता है। 71 के दौर में ये दिखता है कि किस प्रकार हम नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज को रोकने में, प्रिजर्व करने में असफल रहे, और बांग्लादेश में हुई यानी पूर्वी पाकिस्तान की आंतरिक अशांति से हमारा देश खतरे में पड़ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी भारत के अंतर्गत हुआ। तो ये इस दौर की भी स्थिति है। इसके अलावा 80 के दशक में चीन कह रहा हूँ, 80 के दशक में जो खालिस्तान में पाकिस्तान द्वारा अराजकता फैलाई गई, ड्रग ट्रैफिकिंग की गई, आर्म्स ट्रैफिकिंग की गई, ये सीमाओं की कमजोरी के बिना तो नहीं हो सकता था। और 90 के दौर में कश्मीर को जो आतंकवाद की जद में झोंक दिया गया, सीमा पार आतंकवाद किए गए, ठीक, दोनों भारत कश्मीर से पीओके ले जाकर, पीओके से आतंकी लाकर जिस बड़े पैमाने पर कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंका गया, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सीमा प्रबंधन की हमारी रणनीति में खामियां रही हैं। यही कारण है कि 2013 के करीब जब मोदी जी किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वो बड़े, उससे आजकल वो थोड़ा मेमे वगैरह क्या बनता है उसमें चलता है ना, मेम्स वगैरह जो बनाते हैं, कि मोदी जी 2013 में कह रहे हैं कि यदि देश का प्रधानमंत्री ताकतवर हो तो एक चींटी, और वो 2 बार बोलते हैं, एक चींटी भी सीमा से घुस नहीं सकती। ये प्रधानमंत्री सहित सरकार की विफलता है कि इतने बड़े आतंकवादी खुले तौर पर हमारी सीमाओं से आ जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वो यहाँ ये भी कहते हैं कि यदि सेनाओं को स्वतंत्रता दी जाए, सेनाओं को स्वायत्तता दी जाए, तो सेनाएं इतनी सक्षम हैं, हमारे अर्धसैनिक बल इतने सक्षम हैं कि वो सीमाओं को बिल्कुल बांध देंगे, सीलबंद कर देंगे। लेकिन हमारी सेनाओं के हाथ बांध के रखे हैं तात्कालिक सरकार ने, इसलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि 2014 के बाद से, जब से वो सत्ता में आए हैं, उसके बाद भी पठानकोट हो गया, उरी हो गया, और अभी पुलवामा हो गया, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं तो उतनी हो रही हैं। उसी को लेकर मेम्स बनाए जाते हैं कि भाई आपने 13 में कहा था चीटी भी नहीं आएगी, तो ये 100 किलो RDX लेकर कोई कैसे आ गया, और कैसे किसी नेशनल हाईवे पर एक अर्धसैन्य बल की गाड़ी से टकरा गया। हालांकि हमारे न्यूज़ चैनल हो, मीडिया के स्थिति हो, मित्र हो या कोई भी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री जी या सरकार से अब तक ये नहीं पूछा है कि कैसे आया। हाँ, उसके बाद हमने क्या जवाब दिया उसका महिमा मंडन गंभीर है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके लिए प्रशंसा के पात्र भी हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि पुलवामा क्यों हुआ, इस बारे में
किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि जिसने भी पूछा उसे एंटी नेशनल या देशद्रोही कह दिया गया। एक जवाबदेह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को ये जवाब दे कि यदि सुरक्षा में लैप्स हुआ या चूक हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और किन किन लोगों पर इस संदर्भ में कार्यवाही की गई है, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसके लिए सरकार ने क्या काम किया है। यदि पठानकोट में आकर ISI जांच करेगी कि उनका स्थिति थी कि नहीं, तो इसको विपक्ष कई तरीके से आलोचना में लेता है। तो आप ये ध्यान से समझिए और याद रखिए कि सीमाओं का प्रबंधन ठीक राजनीतिक संदेशों में, राजनीतिक भाषणों में कैसे भी ताकत से कर लिया जाए, लेकिन जब जमीन पर प्रबंधन करने की बात आती है तो चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं। आपको जैसा मैंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद हो, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन हो, नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से, बर्मा से लेकर बांग्लादेश से लेकर भूटान के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद हो, इन सबको पहुंचाते पहुंचाते हमारी लैंड बाउंड्री का सबसे बड़ा लैप्स सामने आया 1999 में कारगिल। अब कोइंसिडेंटली अच्छी बात है उस समय देशभक्त पार्टी की सरकार थी, वरना तो देशद्रोह की पराकाष्ठा हो जाती। हालांकि 97 में जब आतंकियों को छोड़ा गया और 99 में जब कारगिल की घटना हुई, ये दोनों भी बड़े बाउंड्री लैप्स थे। तो नेहरू की आलोचना से लेकर थोड़ा आगे यहाँ भी आना चाहिए, वर्तमान सरकार को ये देखना चाहिए कि सीमा से जुड़ी गलतियाँ सबसे हुई हैं, चाहे 48-49 में नेहरू जी की गलती हो, चाहे 62 में नेहरू जी की गलती हो, चाहे 71 में इंदिरा गांधी के द्वारा यदि आप मानते हैं तो कुछ लैप्स किए गए हों, या 84 के बाद आप क्या कह सकते हैं राजीव गांधी द्वारा किए गए लैप्स हों, या 96 से 99 के बीच वाजपेयी सरकार के अंतर्गत जो 2-3 हिस्सों में आई थी किए गए लैप्स हों, या अभी मोदी जी के अंतर्गत कश्मीर में जो लैप्स हों। सीमाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि हर सरकार कहीं ना कहीं सीमाओं के प्रबंधन में असफल रही है। लेकिन कोई यदि मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी लैप्स कहाँ दिखाई देता है, तो आई विल डेफिनेटली से कि आपको पता ही ना चले और आपकी चोटियों पर आकर पाकिस्तान के सैनिक बैठ जाएं, इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई नहीं हो सकता। तो आई कंसीडर कारगिल एज द बिगेस्ट लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी लैप्स इन इंडियन हिस्ट्री, वेदर यू एग्री और नॉट। और इस बात को भारत सरकार ने भी अघोषित तरीके से माना, और इसलिए कारगिल को रिकैप्चर करने के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, और उस कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की जांच के लिए एक नई समिति को बनाया गया। हमारे यहाँ समिति की जांच के लिए भी समितियां बनती हैं ताकि व्यस्त रहें लोग, है ना। तो कारगिल रिव्यू कमेटी की जांच के लिए माधव गोडबोले कार्यबल बनाया गया, और माधव गोडबोले कार्यबल ने भारत में लैंड बाउंड्री सुरक्षा से जुड़े कई सिद्धांत दिए। यानी वर्तमान में हमारा स्थलीय सीमाओं के प्रबंधन का जो विचार है वो माधव गोडबोले कार्यबल की सिफारिशों पर ही आधारित है। माधव गोडबोले कार्यबल ने जो पहली सिफारिश की वो ये थी कि भारत में अलग से एक बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनना चाहिए, और आई थिंक इन 2004 दिस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड अंडर होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बनाया जा चुका है जिसका नाम है सीमा सुरक्षा विभाग। इसके अलावा माधव गोडबोले कमेटी ने कहा कि विवादित सीमाओं की पहचान कर उन पर बातचीत के द्वारा निपटारे का प्रयास करना चाहिए। सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि स्पष्ट नहीं है तो भारत में तो वैसे ही वन बाउंड्री वन फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता है, जहां ये तय होता है कि भाई पाकिस्तान से जुड़ी सीमा BSF देखेगा, ठीक, चीन से जुड़ी सीमा ITBP देखेगा, असम राइफल्स देखेगा, या बर्मा से जुड़ी सीमा असम राइफल्स देखेगा। लेकिन कई जगह विवाद की स्थिति बन जाती है, तो ये क्लियर कट डिमार्केशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि किन सीमाओं की सुरक्षा किसे दी जानी चाहिए, ठीक। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करके उन क्षेत्रों तक सड़कें बनाकर, उन क्षेत्रों तक सामान रसद पहुंचाने की स्थिति बनाकर उन सीमाओं को सुरक्षित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। माधव गोडबोले बल ने यह भी कहा कि सीमाओं का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। बहुत जटिल क्षेत्र हैं, वहां मैनलेस बाउंड्री बनाइए और वहां ICT की तकनीकों के माध्यम से सीमाओं को सुरक्षित कीजिए। लेजर बैरियर लगवाइए, ठीक, अंडरग्राउंड सेंसर लगाइए, थर्मल इमेजर लगाइए, CCTV कैमरेज लगाइए, फ्लड लाइट्स को लगाइए, और सीमाओं को क्या करने की, तकनीक से सुरक्षित करने की कोशिश कीजिए, जैसे स्मार्ट फेंस कहा जाता है, और पाकिस्तान के संदर्भ में स्मार्ट फेंस पर बात भी की जा रही है। तो ये भी माधव गोडबोले कार्यबल की सिफारिश थी। तो उन्होंने सीमाओं के आधुनिकीकरण की सिफारिश की, ठीक। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि सीमाओं में भयमुक्त वातावरण बनाकर सिविक एक्शन प्लान के द्वारा वहां के लोगों का दिल जीतकर, विश्वास जीतकर सीमाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा। और इसीलिए माधव गोडबोले कार्यबल की सिफारिश आने के बाद भारत में सीमा सुरक्षा 3 आयामों पर केंद्रित हुई, और वो 3 आयाम मैंने आपको बतलाए थे। एक आयाम था सुरक्षात्मक, दूसरा आयाम था विकासात्मक, और तीसरा आयाम क्या था, कूटनीतिक। तो सुरक्षात्मक, विकासात्मक और कूटनीतिक आयामों पर जो हमने प्रयास किए हैं, अब हम आगे उसको केस स्टडी के अंतर्गत जरूर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए आप ये समझ लीजिए कि सुरक्षात्मक रणनीति में शामिल हैं, मैं 2-4 पॉइंट बता दे रहा हूं। पहला, तैनाती, ठीक है, तैनाती बढ़ाइए। दूसरा, जवाबदेही, कौन सी सेना किस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, तो तैनाती मतलब फोर्स को बढ़ाइए।
दूसरा, जवाबदेही तय कीजिए। तीसरा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग, सीसीटीवी, फ्लड लैंप, अंडरग्राउंड सेंसर, थर्मल इमेजर, ठीक है, इन सबको जोड़ने की बात है। तो तकनीक का प्रयोग ये डिफेंस के अंतर्गत आएगा। सुरक्षात्मक के अंतर्गत ही सामरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये सामरिक सड़कों के बारे में मैंने नॉर्थ ईस्ट में आपको बतलाया था कि अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर इम्फाल मोरी हाईवे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर में हमने बताया था रेल रोड मार्ग कौन से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने सेतु की बात की थी कि कैसे भूपेन हजारिका सेतु है, या अरुणाचल प्रदेश में जो विभिन्न पुल बनाए जा रहे हैं उन पुलों के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के अलावा लद्दाख क्षेत्र में भी हमने, ठीक है, कुछ सड़कें और पुलों का निर्माण किया है। चिवांग रिनसेन सेतु, रिनसेन आप लद्दाख बटालियन के प्रमुख योद्धा थे जिनके नाम पर, तो चिवांग रिनसेन सेतु का नाम उस समय आता है। अभी आपको जानकारी होगी हमने रोहतांग टनल बना ली है, जो मनाली से ले रेल मार्ग, वो रेल मार्ग कह रहा हूं, मनाली ले जो सड़क मार्ग है उस पे यात्रा को 12 मासी बनाएगा। अभी 6 महीने ही यात्रा हो सकती है। तो रोहतांग टनल का निर्माण इसके अंतर्गत आता है। जो सेतु हमने बताया उसकी बात होती है। तिब्बत की सीमा से जुड़े रोड्स का निर्माण इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। और हाल ही में अभी कल परसों हालांकि नेपाल के साथ विवाद हो रहा है, कैलाश मानसरोवर मार्ग भी हमने बनाया है। तो कैलाश मानसरोवर मार्ग में उत्तराखंड से लेकर लिपुलेख दर्रे तक जो सड़क हमने बनाई है वो भी अभी भले ही हम सांस्कृतिक संदर्भ में देखें, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसी अभी लॉकडाउन में घोषणा हुई है 3 दिन पहले कि मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे तक हमारी सड़क होकर जाएगी। तो ये सब हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजी का ही क्या होंगे, हिस्सा होंगे। ठीक, इस डिफेंस स्ट्रेटेजी के बाद एक और शब्द आता है जिसका नाम है आईसीपीज, और इसको ध्यान से सुनिएगा। आईसीपीज ये शब्द है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एकीकृत जांच चौकियां। और एकीकृत जांच चौकियां उन्हें कहा जाता है जहां पर वस्तु, व्यक्ति की आवाजाही की गहन निगरानी की जाती है, नाकाबंदी की जाती है। तो दो देशों की सीमाओं के अंतर्गत वो बिंदु जहां से वस्तु, सेवा और इंसान की आवाजाही ज्यादा है वहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाए जाते हैं। आपने वाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का एक उदाहरण है। तो पाकिस्तान सीमा पर एक बहुत सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाने की बात की जा रही है। अब ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के अंतर्गत बहुत समय लगता है आवाजाही में, तो इन्हीं इसको अब यहाँ पर मॉक ड्रिल करवा दी जाएंगी। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं ना सेरेमनी होती है, यहाँ पर मॉल बना दिए गए हैं, यहाँ सिनेमा घर बना दिए गए हैं, यहाँ वेयर हाउसेज बना दिए गए हैं, क्योंकि मान लीजिए ट्रक खड़े हैं, सब्जी ये खराब हो जाएगी तो वेयर हाउसेज में रख दी जाए। तो यहाँ पर विकास के काम किए जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर भंडार गृह, पार्किंग की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, होटल की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा दी जाए ताकि यहाँ लगने वाला समय व्यक्ति को बोझिल ना लगे। ये सारी चीजें यहाँ पर लोक उपयोगिता की सेवाओं के साथ की जाती है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक, हमने ये सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो इनके प्रबंधन के लिए, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं वहां ये सुविधाएं होती हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। तो इनकी सुविधा के लिए 2010 में हमने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई है। ये ध्यान रखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा था। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, जैसे विमान पत्तन प्राधिकरण होता है वैसे ही कौन सा पत्तन, भूमि पत्तन प्राधिकरण वो संस्था है जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की निगरानी और नियंत्रण करती है। 2010 में राष्ट्रपति ने इसको साइन किया था और 2011 से लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम भारत में लागू किए गए हैं। तो ये डिफेंस स्ट्रेटेजी के तहत इन जनरल बातें की जा सकती हैं। इसी डिफेंस स्ट्रेटेजी को जब टेक्नोलॉजी से पूरित किया जाता है तो स्मार्ट फेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे विचार आते हैं। व्यापक, ठीक, एकीकृत सीमा प्रबंधन के विचार, जहां कहा जा रहा है भारत इजराइल फिलिस्तीन की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ जो 2900 किलोमीटर की सीमा है उसको पूरी तरीके से सील करेगा, दीवार में बदलने की कोशिश करेगा। तो स्मार्ट फेंस का विचार है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का विचार है, ठीक, या फिर सैटेलाइट से निगरानी का विचार है, ड्रोन का विचार है, पायलट रहित विमान का विचार है। ये सब सीमाओं की निगरानी के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बाकी जो हमने बात की थी सीमाओं के मॉडर्नाइजेशन में, लेजर बैरियर हैं, थर्मल इमेजर हैं, अंडरग्राउंड सेंसर हैं, फ्लड लाइट्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, ठीक, या तारबंदी, एक सामान्य तरीके से हम कहें ये भी एक तरीका हो सकता है, चार दीवारी बनाना, तारबंदी बनाना, जिनके माध्यम से सीमाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। विकासात्मक की यदि हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल की यदि हम बात कर रहे हैं, तो विकासात्मक के अंतर्गत 7th 5-year प्लान से हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आप सड़क निर्माण, विद्युत प्रदाय करना, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं, इन सबको बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। 17 राज्यों के 96 जिले, 17 स्टेट, 96 डिस्ट्रिक्ट्स सीमावर्ती इसमें कवर की गई थी। 2015 में मोदी जी ने इसमें न्यू गाइडलाइंस जारी की। इस पर प्रश्न आ सकता है कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसकी नई गाइडलाइंस क्या है।
तो नई गाइडलाइंस के तहत ये कहा गया है कि जो अब बाउंड्री एरियाज होंगे उनसे 10 किलोमीटर तक का विकास जो रहेगा इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और इस 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सड़क संपर्क हो, जलापूर्ति हो, शिक्षा हो, खेल गतिविधियां हो, कौशल विकास हो, कृषि संबंधी गतिविधियां हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, यानी सारा डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। जब इन 10 किलोमीटर का विकास हो जाएगा तो फिर इसके बाद 20, 30 और 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये 10 हो जाएगा उसके बाद तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ से सीमा से 10 किलोमीटर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जब यहाँ से जाएगी तो ये मान लीजिए वो 10 के बाद 20 करेगी, ठीक है। तो उसको इन क्षेत्रों का जब विकास करना है तो उसको यहाँ से वहाँ क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। और ये ट्रांजिशन कैसे पूरा होगा इसको लेकर समस्या व्यक्त की जा रही है कि भाई जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक वो अपना काम शुरू नहीं करेगी, और जब शुरू भी करेगी तो उसको इसके बाद के 20 किलोमीटर को पकड़ना होगा, फिर अगले 10 किलोमीटर को पकड़ना होगा, फिर अगले 20 किलोमीटर को पकड़ना होगा। तो इस फेस्ड मैनर में सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, इसको लेकर समस्या व्यक्त की जा रही है। और ये कहा जा रहा है दूसरी बात कि यहाँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तेजी से विकास करना उतना आसान नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा भी होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इसलिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पर नई गाइडलाइंस जारी जरूर हुई हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करना अभी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसमें लोकल सपोर्ट की प्रॉब्लम है, इसमें ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेते हुए इनको लागू कर पाने में अभी समस्याएं या संकट बने रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी इसी प्रोग्राम में एक नई चीज़ 2018 के बाद डाली गई है, वो है 61 मॉडल गाँव का विकास। दैट मॉडल विलेजेस जो हैं वो यहाँ बनाए जाएंगे, और इन मॉडल विलेजेस के आधार पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ग्रोथ पोल की तरह वो काम करेंगे, यानी आसपास के क्षेत्र के विकास की प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रभावी रूप से लागू कर पाना अभी इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये विकासात्मक के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं। कूटनीतिक जो आखिरी रह जाता है उसमें बॉर्डर एग्रीमेंट्स होते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सीमा समझौते होते हैं, संयुक्त सैन्य निगरानी होती है, तीसरा गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, चौथा भटके हुए लोगों को एक दूसरे को वापस करना होता है, ठीक, पांचवा प्रत्यार्पण से जुड़ी संधियां होती हैं, छठवा संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। कई बार हम बॉर्डर पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉर्डर एग्रीमेंट्स को करना, ज्वाइंट इंटेलिजेंस को करना, लोगों का आदान प्रदान करना, या फिर क्या कहेंगे हम, संयुक्त एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान करना, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज करना, सैन्य अभियान, क्या संयुक्त सैन्य अभियानों को चलाना, एक दूसरे की सेना को प्रशिक्षण देना। ये वो तरीके होते हैं जहाँ कूटनीतिक तरीके से भी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। और कई बार संयुक्त सैन्य अभियान के तहत, जैसे हमने भूटान रॉयल आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था, और अभी बर्मा की सेना के साथ सनराइज 1 सनराइज 2 चला रहे हैं, तो ये सारे अभियानों का उल्लेख भी कूटनीतिक के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये आपके बॉर्डर मैनेजमेंट या लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े जनरल कंसेप्ट है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इनको स्टेट या देश विशेष के संदर्भ में भी अलग से पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार आज के सत्र में आपने बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत बॉर्डर्स की परिकल्पना से लेकर जियोपॉलिटिकल मुद्दे जो होते हैं उनको जानने की कोशिश की, और फिर भारतीय सीमाओं में स्थलीय सीमाओं का इन जनरल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस पर आपने चर्चा की। अब अगले सत्र में या अगली क्लास में हम क्लास यानी स्टेट वाइज केस स्टडी करेंगे लैंड बाउंड्रीज की, इसके अलावा वाटर और एयर बाउंड्रीज के प्रोटेक्शन पर भी चर्चा करेंगे।